day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के बारे में। उससे पहले हम एमएसएमई की जो इंट्रोडक्शन है पूरी कर चुके हैं। तो ठीक है, अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी हो इन दोनों टॉपिक्स की तो ज़रूर देख लेना। फिलहाल हम बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया और फिर एमएसएमई एक्ट 2006। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटे से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप होता क्या है? एक ऐसे नई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जिसका एम रहता है कि वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस को क्रिएट करे और उसको मार्केट करे, या फिर उसका ऐसा कोई प्रोसेस भी हो सकता है कि एक वो वायबल बिजनेस मॉडल डेवलप करना, और उसका एम हो सकता है कि वो फास्ट ग्रो करे। ठीक है, तो ये एक स्टार्टअप होता है। अब यहाँ पे बात यह है कि DIPP के अकॉर्डिंग स्टार्टअप एक ऐसी एंटिटी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड है, और इसके 3 पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड नॉट प्रायर टू 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से ज़्यादा नहीं हुए होने चाहिए उसे रजिस्टर हुए हुए। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करें तो नॉट प्रायर टू 10 ईयर्स। दूसरा पॉइंट कहता है विद एनुअल टर्नओवर, जिसका जितना भी आपका टर्नओवर रहता है पूरे साल का, वो 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि भैया किसी भी साल में 25 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर नहीं रहना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट कहता है कि वो अगर इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर काम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के या फिर प्रोसेस के या सर्विस के, ठीक है, अगर इनकी डेवलपमेंट, इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं, या फिर वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो एक स्टार्टअप आपका कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक न्यू प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, ताकि जो आपके डायनामिक यंग लोग हैं उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप वो एक करियर की तरह ले सकें, नए वेंचर्स सेटअप कर सकें, स्टार्टअप्स अपने खड़े कर सकें, ताकि उन जिनमें पोटेंशियल हो यार कि वो फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कंसेशनल फाइनेंस देती है इनको, और टैक्स एग्जेम्पशंस भी देती हैं, एग्जेम्पशंस। ठीक है, ताकि आप स्टार्टअप्स शुरू करो, उसके लिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट काफ़ी सहायता करती है। इसके बाद बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की। अब जो साइज़ है या मैच्योरिटी है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का, वहाँ पे कि क्या रहता है यार कि जो स्टार्टअप है ना ये लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, तो इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है कि भैया स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, किसका इफेक्ट पड़ता है यार कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के साइज़ है या मैच्योरिटी है। अब आप कहोगे स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है? तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। एक तो इंडिविजुअल्स हो गए जैसे एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपके टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स आते हैं। बिजनेस स्कूल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स आते हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह ऑपरेट करते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बिजनेस एक्सीलरेटर्स, टॉप परफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स। ठीक है, तो ये सब इसमें यार रहता है। ठीक है, तो अब जो एक ऐसा रीजन है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों अगर, तो उसको स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बोले एलिमेंट्स बताए थे क्या क्या होते हैं, सारे हों तो स्ट्रॉन्ग कहेंगे उसको। कुछ जो है ना फेमस स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक है सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे मेजर कंप्यूटर और इंटरनेट फर्म्स हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये काफ़ी एक बढ़िया स्टार्टअप एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो हो गई बात स्टार्टअप इंडिया की। अब बात करेंगे एमएसएमई एक्ट 2006 की। अब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एमएसएमई एक्ट है वो 2006 में आया था। ये जो है फर्स्ट एवर लीगल फ्रेमवर्क देता है जो एंटरप्राइजेज है ना उसके कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एंटरप्राइज में दोनों आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी आते हैं, सर्विसेज भी आते हैं। और जो एंटरप्राइजेज के जो 3 टीयर्स होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये उन सबको इंटीग्रेट भी करता है। अब यहाँ पे जो है ना ये स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म देता है एक नेशनल लेवल पे। ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स के सेक्शंस हैं उन सबको, कि जैसे यार होता है ना कि एंटरप्राइजेस की जो 3 क्लासेस हैं, जैसा मैंने आपको बताया माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है, इन सबको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देता है, रिकॉग्निशन देगा।
अब इसमें ना इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस भी हैं, 6 पॉइंट्स हैं। पहला कहता है कि जो इनके होते हैं ना अपने एंटरप्राइजेस, उनके प्रमोशन, डेवलपमेंट और इन्हांसमेंट और ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाए, उसको इस्टेब्लिश करे, और इसके लिए जो फंड्स हैं जो चाहिए उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा पॉइंट रहता है कि जो स्कीम्स हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं उनको उनकी नोटिफिकेशन रिलीज़ करना। तीसरा पॉइंट कहता है प्रोग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब क्रेडिट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी उनकी वो सब। फोर्थ हो गया आपका कि गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट्स होते, गवर्नमेंट जो है इन्हें प्रोक्योरमेंट देगी कि जो उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वगैरह चाहिए होते हैं उसमें इनको प्रेफरेंस दी जाएगी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि काफ़ी एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म, ताकि जो डिलेड पेमेंट्स हैं, जो किसको हो रही हैं डिलेड पेमेंट्स, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, उसको ठीक किया जा सके, इनको टाइम पे पैसा मिले। सिक्स्थ पॉइंट कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। अब भैया ये जितनी भी मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई, जैसे अगर इनको बिजनेस क्लोज करना है तो उसके प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया जाए। अब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट MSME एक्ट 2006 है, उसके अंडर जो डेफिनेशंस है और कवरेज है MSE सेक्टर की, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, वो ब्रॉडन्ड सिग्निफिकेंटली। यार मतलब क्या है ना इसका कि इनको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, ब्रॉड तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली रहता ही है कि इस एक्ट में ना आपको इन सब के बारे में अच्छे से डेफिनेशंस दी हैं, इनको अच्छे से कवर किया है। फर्दर जो एक्ट है वो ये डिफ़ाइन करता है कि पहली बार इन्होंने जो मीडियम एंटरप्राइज है उनको भी डिफ़ाइन किया गया है, और जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो मई 2020 में रिवाइज़ करी गई थी, जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज़ की पहली वीडियो में बताया था, इस चैप्टर की पहली वीडियो। अगर अब ये मत कहना कि आपने चैप्टर का पार्ट 1 तो देखा नहीं और पार्ट 4 देखने आ गए तो पहले जाके उसको देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। अब लास्ट यहाँ पे रहता है यार रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME अंडर द एक्ट, हाँ सेकंड लास्ट कह सकते हैं। अब जितनी भी टाइप्स की एंटरप्राइजेज होती हैं, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, 2 बार हो गया सॉरी, हाँ ठीक है, तो वो सब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो बेनिफिट्स पा सकें एक्ट के अंडर। इसमें एक होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो हर यूनिट को ग्रांट की जाती है उसके प्री इन्वेस्टमेंट पीरियड में, मतलब कि जब बेसिकली उसने अपना ऑपरेशंस शुरू नहीं किए हैं तब उसको यहाँ पे कुछ पैसे दिए जाते हैं, प्रोविजंस होते हैं उसके लिए, ताकि वो फाइनेंशियल क्रेडिट लैंड वगैरह के लिए अप्लाई कर सके और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई किया जा सके। फिर होता है परमानेंट और फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया था, अब वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो वो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, तब वो ये लेंगे। अब जो एग्जिस्टिंग और फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट है वो एलिजिबल है किसके लिए कि वो परमानेंट या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सके विदाउट गोइंग इनटू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और फंक्शनिंग है इंडस्ट्रियल यूनिट, उसके लिए बात कर रहे हैं हम, सबके लिए नहीं। अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद यूनिट को उद्योग आधार सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको यूनियन गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम जितने भी बेनिफिट्स अनाउंस करती है उसको उन सबका भी फ़ायदा मिल जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है, इसमें से डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स अवेलेबल टू रजिस्टर्ड MSMEs। मैंने आपको बताया था इनको रजिस्टर करने का भी तरीका, और ये भी कहा था लास्ट में कि इनको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, आइए फटाक से बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इनको बैंक्स से ईजीली फाइनेंस मिल जाता है विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल समझते हो ना, कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो जैसे आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो ऐसी कोई ख़ास इनको ज़रूरत रहती नहीं है। फिर प्रोटेक्शन होती है जो पेमेंट में डिले होता है ना उसके अगेंस्ट, कि यार बायर्स से इनको पेमेंट डिले हो रही है तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है, और इनको अगर लेट मिलेगी पेमेंट तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें इनको प्रेफरेंस मिलती है। फिर है स्टैम्प ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय की एग्जेम्पशंस रहती हैं। फिर है कंसेशन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। फिर है कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट्स का, किसके थ्रू, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू। और लास्ट पॉइंट कहता है रीइम्बर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस, तो वो आपको पैसे वापस हो जाते हैं,
ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। तो यार मतलब आपको सब कुछ समझ आ रहा है ना अभी तक? वीडियो बढ़िया लग रही है ना? अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, वीडियो भी पसंद आ रही है, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फ़ायदा सबका होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। सारा सिलेबस फटाक से कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।